आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के एंकर के रूप में पाटीदार युवा मंडल के स्वास्थ्य विभाग के हेड चंदन भाई रामानी को मैं मंच देता हूं, वह आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। अभी पूरे कोरोना काल में जो सभी लोगों की स्थिति मनोदशा बनी हुई है कि क्या करें क्या ना करें, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जिसको जैसा जो गाइडलाइंस मिल रहा है वो वैसा फॉलो अप कर रहे हैं। तो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हमें सही दिशा निर्देश दें। डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम पाटीदार समाज को मेरी ओर से और प्रेरणाराम सुंदर देवनगर की ओर से सादर नमस्कार और शुभ रविवार। जो छत्तीसगढ़ में पिछले 1 महीने से लगातार कोरोना के नए केसेस आ रहे हैं, खासकर रायपुर में, तो हम लोगों को सभी को बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कहने को 5 से 10% लोग ही जो है इसमें सीरियस होते हैं, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, बट ये नंबर अपने आप में बहुत ज़्यादा है। और ऐसी स्थिति में सभी को उपयुक्त प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी मिल पाए, तो उसके लिए नंबर ऑफ केसेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो उसका एक ही मूल मंत्र है, सावधानी, सावधानी और फिर सावधानी। सावधानियाँ जो पिछले 3-4 महीने से लगातार बताई जा रही है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों से कम 2 गज की दूरी पे रहना, बात करते समय या खांसते छींकते वक्त मुंह पे कपड़ा रखना, और अगर आपको कुछ भी कोरोना के सिंपल लक्षण भी समझ में आते हैं तो अपने आप को तुरंत ही आइसोलेट कर लेना, जांच करवाना और उपयुक्त जो है चिकित्सीय सलाह लेना। ये कुछ बहुत ही ज़रूरी सावधानियाँ जो भी हमें अगले कुछ महीनों या कुछ महीनों तक हमें रखनी ही होगी, ताकि जो हमारे हम उन लोगों को बचा सकें जो हमारे सीनियर्स हैं, जो कि मेडिकली फिट नहीं है ना, उनमें ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। तो हम जैसे जो अभी कम उम्र के लोग हैं उन्हें भी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सिम्टम्स जो कम एज के लोगों में प्रोमिनेंट सिम्टम्स तो नहीं आते हैं, लेकिन वो कैरियर का काम करते हैं। वो बाहर से अपने दोस्तों से, अपने लोगों से मिलके जाते हैं, वो एसिम्टोमेटिक रहते हैं, उन्हें हल्का खांसी बुखार हो सकता है, वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो वायरस आपके घर पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे पूरे घर के सभी मेंबर्स को अफेक्ट करता है। और जो उसमें वल्नरेबल जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, खासकर जिनको डायबिटीज़ है, जो ओल्ड एज हैं, वो लोग उस वायरस से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है। तो मैं तो सिर्फ सावधानी पे ही फोकस करूँगा कि जो चीज़ कहने के लिए कि हमें कुछ नहीं होता, बात सही है कि यंग एज में नहीं होता है कुछ, लेकिन आप एक कैरियर का काम करते हो। आप उस बीमारी को जो सेंसिटिव पॉपुलेशन है, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हो। तो बचाव हम लोगों को, हेल्थी पॉपुलेशन को इससे बचना बहुत जरूरी है। संक्षिप्त में अगर कहा जाए सर, तो मेडिसिन का रोल है वो तो बात का है, पहला जो है सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। बात करते वक्त मुंह पे कपड़ा हमेशा होना चाहिए, वो भी पूरी तरह, नाक और मुंह को कवर करते हुए, यह बेसिक चीज़ है। और यह है कि अपना जो हाथ है बार बार धोते रहें या फिर सैनिटाइजर से साफ करते रहें, अपने चेहरे को टच करने से पहले, क्योंकि आपका हाथ कई सारी चीज़ों को लगता है जिसको वायरस हो सकता है। जब आप उसको अपने चेहरे पे या अपने रुमाल से टच करते हो, बाद में रुमाल आप मुँह पे लगाते हो, तो वायरस आपके चेहरे पर पहुँच जाता है और उस तरह से वो एंट्री लेता है। तो जब भी चेहरे पे आप हाथ लगा रहे हो, चेहरे को मास्क को यदि टच कर रहे हो, तो आपका हाथ साफ होना जरूरी है। मास्क पहन भी रहे हो तो उसे बार बार हाथ से टच मत करिए,
अभी की स्थिति में हम अभी जो देखते हैं कि अभी भी कई लोग मास्क के प्रति जागरूक नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो इसमें मास्क का कितना रोल है हमें सेफ रखने के लिए? मास्क आपको तो सिर्फ रखता ही है, अगर आप इन्फेक्टेड हैं और आपको जानकारी नहीं है तो आपसे ज़्यादा वो सामने वाले को सेफ रखता है, आपसे इन्फेक्शन दूसरे को नहीं पहुंचता है और इस तरह हम बीमारी को फैलने से रोकते हैं। मास्क आपको डायरेक्ट दूसरे से इन्फेक्शन लेने से भी रोकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपसे दूसरों को जाने से भी रोकता है। तो ये दोनों तरीके से दोनों लोगों को प्रोटेक्ट करता है। हमारे बाकी सदस्य भी यहाँ पर हैं, उनके मन में भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो वो डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। सर, हमारी जो भी रहने की व्यवस्था है, जैसे हम पाटीदार समाज अक्सर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जी जी, अक्सर दादा दादी वगैरह सब रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और एक बिल्डिंग में कम से कम हम लोग 20-25 लोग रहते हैं। जी जी, तो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन क्या आवश्यकता है कि जिससे हम लोग हमारा परिवार पूरा सेफ रह सके? जी जी। अगर बात करें कि परिवार में से कितने लोग बाहर जाते हैं, या अभी अभी अपन इस समय की बात कर रहे हैं जब अपने शहर में इतना ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस हैं, जिसमें अपन कहते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है शहर में, तो पहली बात तो हमारे घर से कितने लोग बाहर के लोगों से मिलते हैं, वो है जो कि इन्फेक्शन बाहर से घर में ला सकते हैं। तो जो लोग बाहर जा रहे हैं वो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि प्रॉपर मास्क पहने हों, लोगों से जो जितने लोगों से मिल रहे हैं उनसे कम से कम 2 हाथ की दूरी रख रहे हो और अपने हाथ साफ रख रहे हैं। दूसरी बात, घर पे आते से ही अपना कंप्लीट नहाना है, वॉश करना है, अपने कपड़े सब अलग रख देना प्रॉपर। और अभी इस समय के पीरियड की माहौल कर रहा हूँ मैं, अभी की और अगले 1-2 महीने के लिए जो बाहर जा रहे लोग लोगों से मिल रहे हैं वो घर के लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रहें। आप एकदम साथ में उनके न घुले मिले, खासकर कि जो सीनियर सिटीजन हैं। और यदि जो बाहर जा रहे हैं घर में किसी को भी यदि थोड़ा भी सिम्टम्स आते हैं, खासकर बुखार का, सिर्फ बुखार या शरीर में दर्द, बॉडी एक या सिर दर्द या गले में खराब, ऐसे ये जो टिपिकल लक्षण है कोरोना के, बहुत ही टिपिकल लक्षण है बुखार आना और 1 या 2 मेंबर को आ रहे हैं, एक साथ बुखार शुरू हो रहा है, तो 99% चांस अभी के समय में कोरोना के ही हैं, जिसमें सिर्फ बुखार होता है, ऐसा कोई ज़्यादा सर्विस काम नहीं रहता है। बुखार, वीकनेस और सिर दर्द इस टाइप से होता है और परिवार में 1 से ज़्यादा सदस्य उससे होता है। तो जहाँ थोड़ा सा भी डाउट जाए कि किसी को बुखार है, उसको तुरंत ही सेपरेट करना है, उसका RT-PCR कोरोना जांच करवानी है, एंटीजन करवाना है या RT-PCR जो भी सुविधा उपलब्ध हो, और रिपोर्ट निगेटिव आने पर भी मानते चलना है कि ये कोरोना हो सकता है, तब तक उसे सेपरेट रखना है। और कम से कम बुखार आने पर कम से कम 5 दिन से 7 दिन जिसको फीवर आया है उसको सेपरेट रखना है। उसकी केयर केवल हेल्दी पर्सन जो रहेगा घर में, है ना, जैसे खासकर लेडीज, महिलाओं में ये बीमारी जो है वो उतनी सीरियस नहीं हो रही है, बच्चों में नहीं हो रही, महिलाओं में नहीं हो रही। ज़्यादातर ओल्ड एज 60 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर और पुरुष जो 40 साल से ज़्यादा है। तो पुरुष में और वृद्ध व्यक्तियों में ये बीमारी हो रही है। बचे हुए हैं बच्चे और महिलाएं कम से कम 40-45-50 साल तक की उम्र तक की महिलाएं बहुत होती है। तो जो अपने घर की महिलाएं हैं वो केयर करें, उनकी केयर करते समय ध्यान रखें कि जो भी है डिस्टेंसिंग हमेशा मेंटेन करनी है, दोनों को मास्क लगाना है, जिसको बुखार आ रहा है उसको तो 24 घंटे मास्क लगा के रखना ताकि उससे इन्फेक्शन और न जाए, और हाथ धोते रहना है। घर के सभी मेंबर्स को भी बार बार अपना सफाई रखनी है। तो बात यह है कि कितने लोग बाहर जा रहे हैं उनको अपना ध्यान रखना है, बाहर भी और घर आते से, और घर में इस बात का ध्यान रखना है कि इन्फेक्शन किसी के भी तरीके से आ सकता है। ऐसा कहते हैं कि अरे ये तो घर पे ही थे, ये तो पिछले 3 महीने से घर से निकले ही नहीं है, ये नहीं होता है। एक्चुअली में जो भी कोई मेंबर जाता है उससे आ सकता है, उस मेंबर को हो सकता है कुछ भी सिम्टम्स ना आए,
जो बाहर जा रहा हो सकता है उसे सर्दी भी ना हो, उसे बुखार भी ना हो, उसे हो सकता है कुछ भी ना हो, लेकिन वो कैरियर का काम कर सकता है, वो इन्फेक्शन घर ला सकता है ना। तो जागरूकता बहुत जरूरी है, जल्दी से जल्दी हमें उसको पकड़ना और अलग करना। कोरोना की जांच में जल्द से जल्द पता लगाने का क्या उपाय है? जैसे कि कोविड का जो RT-PCR टेस्ट है उसको आने में तो 4-5 दिन लग जाते हैं, तो जल्द से जल्द पता लगाने का क्या कुछ आप सुझाव देते हैं? अभी अपन जिस हिसाब से केसेस देख रहे हैं, जितना ज़्यादा कम्युनिटी स्प्रेड है आज की तारीख में, तो जैसे मैंने बताया हमारा जो है इंडेक्स ऑफ सस्पिशन कि ये कोरोना हो सकता है, हमें बहुत हाई रखना पड़ेगा। जहाँ थोड़ा सा भी बुखार समझ में आ रहा है तो 99% मानना है कि इसे कोरोना है। उसमें आप ये मत सोचिए कि ये मौसमी है, कि नहा लिया था, कि आइसक्रीम खा लिया था, कि पंखे में सो लिया था, कि ठंडा पानी पी लिया था, ऐसा मत सोचिए, ठीक है। बुखार है तो कोरोना है, अभी दिमाग में बस इतना रखिए, सेपरेट करिए, है ना। केयर करना है, मॉनिटर करना है, लेकिन लोगों से अलग रखना है, मास्क सबको पहनना है। पहली चीज फीवर, बॉडी एक, हेडेक और वीकनेस। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आ रहा है किसी में, घर में, किसी परिवार में, तो अभी के समय में मान के चलिए तो कोरोना है, ठीक है। अब उसके बाद अपन जांच पे आते हैं। तो जो स्टैंडर्ड अभी जो है अपने पास अवेलेबल वो एंटीजन टेस्ट है, दूसरा RT-PCR है। एंटीजन का रिपोर्ट तुरंत आ जाता है, लेकिन उसका डिटेक्शन पावर कम है, वो 100 में से केवल 30-40% लोगों को ही पकड़ पाता है, 60-70% लोगों में पकड़ ही नहीं पाता है कि इनमें इन्फेक्शन है, और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, है ना। तो जब हो सकता है कि शुरुआती लक्षण हो बुखार के हो, उस समय हो सकता है कि निगेटिव आता है, 2 दिन बाद कराएं, 3 दिन बाद कराएं, जबकि तकलीफ बढ़ चुकी है उसको, तब हो सकता है पॉजिटिव आता है ना। RT-PCR रिसर्च थोड़ा सा बेटर है कि वो ज़्यादा लोगों को पकड़ पाता है, जो 30-40% लोगों को पकड़ता है वो 60-70% लोगों को पकड़ लेता है। लेकिन दोनों टेस्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसमें लक्षण शुरू होने के जनरली 2-3 दिन बाद ये टेस्ट पकड़ पाते हैं, लक्षण शुरू होने के 5-7 दिन तक ही पकड़ पाते हैं जनरली। कुछ लोगों को जल्दी पकड़ लेता है, कुछ लोगों को 15 दिन बाद भी पकड़ लेता है। तो टेस्ट एक अपनी जगह है, लेकिन हमें अभी फोकस करना है बुखार, फीवर, बॉडी एक और हेडेक, वीकनेस। अगर ये 4 लक्षण में से कुछ भी है तो मान के चलिए कि उसको कोरोना है, क्योंकि जिस हिसाब से कम्युनिटी स्प्रेड है, जिस हिसाब से लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, उसमें गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। टेस्ट होते रहेगा, टेस्ट अपनी जगह है ना, लेकिन सावधानी अपनी जगह। दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं तो साथ साथ में क्वेश्चन है कि आप इसका आंसर दे रहे थे, तो कि ये हमें जो टेस्ट करवाना है, हमारा स्वैब टेस्ट करवाना है, वो किन किन जगहों पे करवाना चाहिए और क्या सावधानी के साथ हमको वहाँ टेस्ट करवाने के लिए जाना चाहिए? सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह अभी छत्तीसगढ़ में ओपन है टेस्ट के लिए। सरकार ने भी कई जगह सेंटर बना रखे हैं कोविड टेस्ट के लिए, तो अपने एरिया का कोविड सेंटर पता होना चाहिए, टेस्ट सेंटर कहाँ पर है, और वहाँ आपका फॉर्म फिलअप किया जाता है और फिर उसके बाद नंबर देके बुलवाया जाता है। तो मरीज को जाने की जरूरत नहीं है, पहले अटेंडेंट जाके फॉर्म भर ले, नंबर ले ले, और जब उसको पता है कि मुझे इतने बड़े होना है तो उस समय मरीज को बुलवाना। दूसरा प्राइवेट में लैब्स हैं, 2-3 लैब्स हैं जो कि घर से भी सैंपल कलेक्ट कर रही हैं, तो आप उनका नंबर लेके आप उनको घर बुलवा के भी सैंपल भेज सकते हैं। सर ये अभी जैसे हम सोशल मीडिया में देखते हैं और काफ़ी चीज़ें इस चीज़ का फायदा है या नहीं, आप बताएंगे कि जैसे बोल रहे हैं कि भाप लेनी चाहिए हमें इस सीजन में, स्टीम लेनी चाहिए, तो स्टीम हमें लेनी चाहिए तो कैसे लेनी चाहिए और दिन में कितनी बार लेनी चाहिए? देखिए कोरोना के मामले में मैं पर्टिकुलर कोरोना की बात कर रहा हूँ, सर्दी जुकाम या कॉमन कोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर कोरोना के बारे में बात करें तो ऐसा कोई रिकमेंडेशन कभी नेशनल गाइडलाइंस में नहीं आया है कि आपको ऐसे जीना है। उन्होंने जब फोकस किया है सोशल डिस्टेंसिंग पे, मास्क पे और हैंड वॉश पे, ये तीनों चीज़ों पे ही वो बोल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि आप
गर्म पानी दीजिए, ना उन्होंने ये कहा कि आप भाप लेते रहिए, ना ही उन्होंने आम पब्लिक के लिए कोई मेडिसिन लेने बोला है, ना ही किसी तरीके का कहा है तुरंत की बात की। मैं नेशनल गाइडलाइंस या जो एक्सपर्ट जो कमेटी का जो रिकमेंडेशन है उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें तो ये सब मेंशन नहीं है। और वैसे भी हम कोरोना की बात करें तो हम देख रहे हैं कि उसको टेम्परेचर या उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो गर्मियों में भी उसी स्पीड से चल रहा था, बरसात में भी उसी स्पीड से चल रहा है, और विंटर में जनवरी में भी वो, फरवरी मार्च में भी वो उसी स्पीड से यूरोपियन कंट्रीज में फैला है। तो अगर पर्टिकुलर कोरोना वायरस की बात करें तो उस पर टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम कहें कि हम स्टीम लें या गर्म पानी लें, तो ये चीज़ें ऐसी कोई प्रमाणित नहीं है। ना ही ऐसा है कि गर्म पानी पीने से हमारी बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। जितना हम नेचुरल लाइफ जिएंगे, जैसे मौसम के हिसाब से ठंडा है तो अगर वेदर ठंडा है तो थोड़ा नॉर्मल पानी पिए, और जितना नॉर्मल रहेंगे हमारा शरीर नॉर्मल रहेगा। हम एक्सट्रीम कुछ करने जाएंगे तो चूँकि हमारा शरीर उसके लिए तैयार नहीं होता है। कभी हमने अभी बचपन से हम भाप स्टीम लेते नहीं आए हैं, अचानक से हम स्टीम इतना लेंगे तो हमारी जो नेचर में होता है उसके लिए तैयार तो है नहीं, तो वो नॉर्मल रेट नहीं करेगी, बल्कि उसमें आपको नुकसान होने के चांस ज़्यादा है। तो जितना आप नॉर्मल रहेंगे उतना अच्छा आपका बॉडी किसी अननोन को रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन आप बॉडी को अननेसेसरली नई चीज़ों को एक्सपोज करेंगे तो फिर किसी को गर्म पानी पीने से एसिडिटी शुरू हो जा रही है, चेस्ट पेन शुरू हो जा रहा है, खाना ज़्यादा पीने से एसिडिटी हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, कुछ लीवर का प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो चीज़ें अभी अवॉइड कीजिए। हेल्दी लाइफ जीना है, सीजनल फ्रूट्स लेना है और एक्सरसाइज करनी है, खुली हवा में दौड़ना है, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना है, ओपन ग्राउंड में खेल करना है ना। सामूहिक ग्रुप एक्टिविटीज नहीं करनी है, लेकिन इंडिविजुअल एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज करनी है ना। जितना नॉर्मल रहेंगे उतना अच्छा हमारा शरीर किसी भी बीमारी को उतना अच्छे से हैंडल कर पाएगा। मतलब जैसे आपके कहने के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट की या हेल्थ डिपार्टमेंट की तीन चीज़ों पे फोकस किया है: सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और हैंड वॉश। कोविड पेशेंट है और उनकी ऑक्सीजन लेवल सामान्य तौर पर मुझे जानकारी नहीं है। अगर मैं ऑक्सीमीटर से उनको चेक करता हूँ तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, और उनको कवर करने के लिए हम अपना जैसे ऑक्सीजन लगाते हैं उनका रेशियो क्या होता है? नॉर्मल ऑक्सीजन जो होती है 94% से ऊपर होती है नॉर्मली, और ऊपर मैक्सिमम 100 तक होती है। जनरली लोगों की 97, 98, 100, 98, 99 तक जाती है, 100 भी चली जाती है। आपको अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्टिविटी करके आए, डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं तो 100% पे आ जाएगी, बट 100% के ऊपर नहीं जाती है। वो जो दूसरा उसमें जो डिजिट आती है वो पल्स की रहती है, तो ऑक्सीजन 100 तक ही रहेगी। जो दूसरी पल्स है वो जरूर कई बार बुखार आता है तो 100 के ऊपर चली जाती है, 110, 115, 120 तक चली जाती है वो पल्स, बट ऑक्सीजन 100 मैक्सिमम। नॉर्मली 94, 95, 96, 97, 98, 99, जिसका आप देख रहे हैं कि नॉर्मली 97 रहता है, वो 94 पे आ गया है तो समथिंग इज रॉन्ग। आपको थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा कि कई बार तो क्या होता है कि अभी इतने सारे पल्स ऑक्सीमीटर अभी मार्केट में आ गए हैं, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है तो वो प्रॉपर ट्रेस नहीं करते। कई बार फिटिंग ठीक नहीं रहती है उसकी, आप ठीक से लगाए नहीं रखते है ना, तो उसमें उसका ग्राफ ठीक से नहीं आता है। तो अगर प्रॉपर फिट है, उसका कर्व ठीक आ रहा है और ऑक्सीजन बाकी लोगों का ठीक दिखा रहा है, केवल उसका ही कम दिखा रहा है, तो इट मीन्स कि उसका ऑक्सीजन कम है। कम है इसका मतलब कि या तो वो मतलब बीमारी होगा, शायद खांसी हो रही होगी या बुखार हो रहा होगा, तो तुरंत ही मेडिकल हेल्प लेना होगा। अगर ऑक्सीजन 94 या 92 से कम जाती है ना, बट वो जो रीडिंग आ रही है उसका क्रॉस चेक करिए। ऐसा नहीं कि दूसरे को भी लगा के देखिए, दूसरी उंगलियों में लगा के देखिए प्रॉपर फिटिंग है कि नहीं, है ना, वो ट्रेसिंग आ रही कि नहीं आ रही।
सिर्फ ऐसा नहीं कि एकदम तो 70% दिखाया और अपना घबरा गया, ऐसा नहीं होता। हेल्दी पर्सन है तो हेल्दी ही है, ऐसा नहीं होता कि बस ऑक्सीजन कम होते जा रहा है और घूम फिर रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। जब वो निमोनिया होगा तो उसके दूसरे सिम्टम्स भी आएंगे, ऑक्सीजन कम होने के अलावा वीकनेस रहेगी, सिर दर्द होगा, चक्कर आएगा, है ना। तो वो सब चीज़ें भी कोरिलेट करनी चाहिए। सिर्फ हमें रीडिंग पे ध्यान नहीं देना, हमें चीज़ों को देखना, समझना कि हाँ ये रीडिंग सही बता भी रहा है कि नहीं बता रहा है ना। दूसरों से क्रॉस चेक करना, दूसरी उंगली में लगा कर देखना, कोई दूसरे का फॉल्स ऑप्शन होगा तो उसको देखना कि भाई ये तो सब बढ़िया था, क्यों कम दिखा रहा है। और यदि किसी को कोविड निमोनिया हो जाता है, किसी का पॉजिटिव आता है मेंबर घर में दूसरे लोगों के साथ, तो उसका तो प्रॉपर रीडिंग करना ही है सिम्टम्स के साथ में। ऑक्सीजन पेपर में टेम्परेचर और ऑक्सीजन की रीडिंग, पल्स, ऑक्सीजन और टेम्परेचर, ये तीनों एक पेपर में डेट के बाद टाइम के साथ लिखना ही है, नोट करना ही है। वो मॉनिटरिंग तो करनी ही है, जिसको बुखार होता है या जिसको कोरोना पॉजिटिव है, बुखार वालों को भी ये दवाई इसका टेस्ट निगेटिव है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन जांच करनी है। साथ में सर का जो क्वेश्चन था ऑक्सीजन के बारे में, तो आप बताए जो पल्स अपनी शो होती है उसमें कहाँ तक हम लोग सेफ रहते हैं, मतलब 110 नॉर्मल पल्स 70 होती है, किसी की 60 होती है, कोई मेडिसिन ले रहा है तो 55-50 पे भी जाता है, बीटा ब्लॉकर ले रहा है तो। बच्चों की पल्स जनरली 90, 100, 110, खेलता एक्टिविटी करता है, 110 बच्चों की नॉर्मल होती है। तो जनरली एज ग्रुप के हिसाब से अपन देखें तो 30 से 60 तक अंदर पल्स जो होती है 70, 80, 60, 70, 80, 90 ऐसी चलती है। लेकिन यदि किसी को फीवर आ रहा है, उनको दिख रहा है कि संज्ञा में तो वीकनेस है ना, भले ही फीवर तेज नहीं है, हाथ लगाने में उसका टेम्परेचर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी पल्स देखें तो उसकी पल्स 110 आ गई, तो इसका मतलब उसको अंदरूनी बुखार चल रहा है। जनरली ये इस एज में पल्स 90 तक ही जाती है, 100 से ऊपर जा रही है तो बुखार होने की संभावना है कि इसको अंदर ही अंदर बुखार चल रहा है जो हमें फील नहीं हो रहा है। तो पल्स भी हमें थोड़ा सा गाइड करती है, इस पर भी नज़र रखना चाहिए कि पल्स ऑक्सीजन के साथ। सर ये हम ऑक्सीजन के बारे में जो बात की है उसमें हमारा एक और उद्देश्य था, जैसे हम लोग अभी हम लोग समाज द्वारा ऑक्सीजन मशीन की जो व्यवस्था करते हुए अगर किसी को घर भेजे जाने की सेवा की है तो हम तो अपनी जो जैसे अगर किसी को 95 या उससे जैसे कम हो रहा है, नॉर्मल से जैसे 92 के आसपास अगर आ गया है तो उसको वो ऑक्सीजन का कितना लेवल हमको प्रोवाइड करना चाहिए उसके ऊपर, वो मीटर ऐसा कोई मानदंड होगा? हाँ, अभी किसी को निमोनिया की वजह से ऑक्सीजन कम हो रही है तो जो टारगेट ऑक्सीजन रहता है हमें 92 से 94 मेंटेन करना है। ऑक्सीजन देनी है कि इसका जो ऑक्सीजन जो आ रहा है वो 92, 94, 95 तक है, हमें 100% नहीं करना उसका ऑक्सीजन, 92, 94, 95 तक टारगेट रखना है। एक सर ये जैसे आपने सर को जो एक्सप्लेन किया उसमें पेशेंट है, अभी उनकी जैसे 90 या 92 की ऑक्सीजन चल रही है, हम उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो वो उनका बॉडी में इफेक्ट कितनी देर में जाता है? वो ऑक्सीजन का तुरंत इफेक्ट आता है, तुरंत चला जाता है। ऐसा नहीं कि हमने भी आधा घंटा ऑक्सीजन दिया तो अगर 1 घंटे तक मेंटेन करेगा, आधा घंटा मेंटेन करेगा, 10 मिनट करेगा, ऐसा नहीं होता है। हम जो ब्रीथ करते हैं हमारे अंदर आग होती है, वो पूरे शरीर के ऑक्सीजन को उसी हिसाब से मैच कर देती है, तो मुश्किल से 2 मिनट लगता है, जो हम जितना हमारा शरीर ऑक्सीजन ले रहा है उस हिसाब से मैच करने में 2 से 3 मिनट लगता है। तो इसीलिए जो जिनका ऑक्सीजन कम है घर में यदि आप किसी केयर कर रहे हैं किसी वजह से, जैसे कि या किसी ऑक्सीजन उसको दे रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि वो ऑक्सीजन निकाल के टॉयलेट जा रहा होता है, ऐसा ना हो कि टॉयलेट में उसको जोर लगाने में या यूरिन करते समय किसी वजह से ऑक्सीजन उसका कम हो जाए, चक्कर खाती गिर जाए, है ना। ऐसा नहीं कि उसने ऑक्सीजन लगा के बिस्तर में था तब तो सही बात था, उसका ऑक्सीजन 95 था, लेकिन जैसे उसने चलना शुरू किया उसका ऑक्सीजन कम होने लगा। अब चूंकि वो ऑक्सीजन लगा के नहीं गया टॉयलेट तक और वहाँ पर उसने समय बिताया 5, 10, 15 मिनट, उसका ऑक्सीजन जो 95 पलंग पे था जब वो ले रहा था वो वहाँ जाके 65 हो गया, 65 हो गया, ये मान के, और वहाँ उसके चक्कर खाके गिरने की पूरी संभावना है, क्योंकि एक तो वो लगातार पलंग पे है, खड़ा हुआ है और ऊपर से ऑक्सीजन और कम हो गया।
तो जिनको ऑक्सीजन लग रही है उनकी ये केयर बहुत ज़रूरी है कि वो कोई साथ में उसको टॉयलेट लेके जाए या बेड साइड में ही उसको टॉयलेट करवा दे, या तो कोई जाए तो टॉयलेट अपने सामने करवाए। ठीक है, ये जैसा नहीं कि उसकी ऑक्सीजन पर ठीक चल रही है, वो 2 मिनट में एकदम नीचे हो जाती है। सर आपने पहले बताया कि कोरोना जांच करवानी चाहिए जल्द से जल्द, तो एक कोरोना जांच कहाँ होती है वो तो पहले बताया, और जल्द से जल्द रिपोर्ट कहाँ आती है? और जैसे कोरोना रिपोर्ट आने में भी 2 से 3 दिन लगता है या 1 दिन लगता है, तो उस दरमियान हमको क्या प्रिकॉशन लेना है? मैंने पहली बात ये बताई कि जो लक्षण जिसमें भी दिख रहे हैं उसमें हमें मान के चलना है कि कोरोना है। रिपोर्ट अब सेकेंडरी चीज हो गई है, आज के समय में रिपोर्ट सेकेंडरी चीज हो गई है। आज हमें लक्षण पे ही मानना पड़ेगा कि इसको कोरोना है। जहाँ हम मान लेते हैं कि इसको कोरोना है तो पहली बात उसकी केयर तो करनी ही है, क्योंकि वो बीमार है। बुखार की दवा, मेडिकल एड जो भी डॉक्टर सलाह लेनी वो करनी है, और उसको सेपरेट करके वो सब केयर, डिस्टेंसिंग का, मास्क का, हैंड वॉशिंग, ये सब करना है। अब हम टेस्ट पे आते हैं कि हमें कहाँ जल्दी रिपोर्ट मिलेगी। तो बात जैसे बताया कि एंटीजन टेस्ट है, उसका रिपोर्ट तो तुरंत ही आ जाता है। एंटीजन टेस्ट का रिपोर्ट तुरंत आ जाता है, लेकिन वो फॉल्स नेगेटिव चांस ज़्यादा होते हैं। वो बताता है कि नेगेटिव है, लेकिन एक्चुअली में होता पॉजिटिव है। एंटीजन के टेस्ट रैपिड है, बट वो फॉल्स पॉजिटिव उसमें ज़्यादा है, सॉरी फॉल्स नेगेटिव उसमें ज़्यादा है, गलत तरीके से नेगेटिव बताता है। जिसमें आरटीपीसीआर जिसमें समय ज़्यादा लगता है वो इससे बेहतर है, लेकिन उसमें क्योंकि टेस्ट में ही टाइम लगता है, 6 से 8 घंटे लग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है, उतनी फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं, इसीलिए उसमें 2-3 दिन का समय तो लगना ही है। तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कुछ ब्लड टेस्ट के हिसाब से, कई बार सिटी स्कैन, चेस्ट का सिटी स्कैन देख के क्लिनिकल डायग्नोसिस बना लेता है कि इनको कोरोना है, और उस हिसाब से अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है तो एंटीवायरल मेडिसिन जो अभी अवेलेबल है अपने पास, हम जल्दी से जल्दी देना का प्रयास करते हैं, ताकि क्योंकि वो जितनी जल्दी देते हैं उसका दवा का असर उतना जल्दी आता है। तो हम लोग फिर रिपोर्ट का इंतजार नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो रिपोर्ट निगेटिव आने, फॉल्स निगेटिव के भी चांस होते हैं और टाइम भी लगता है। तो दोनों वजह से हम लोग इसका इंतजार नहीं करते हैं, और क्लिनिकल ग्राउंड पे लक्षणों के हिसाब से और एक्सरे या सीटी स्कैन के हिसाब से यदि हमें लगता है कि कोरोना हो सकता है तो फिर हम उसका इलाज उस हिसाब से शुरू कर देते हैं। सर जैसे पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर होम आइसोलेशन होते हैं, तो एक परिवार में 2 या 3 पॉजिटिव होने से वो एक ही कमरे में रह सकते हैं, एक प्रश्न। और होम आइसोलेशन होने पर 14 दिनों या 15 दिनों में फिर से रिपोर्ट करने की आवश्यकता है कि नहीं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। क्योंकि हमारे हर घर में ऐसे बहुत सारे कमरे तो होते नहीं हैं कि हर जितने पॉजिटिव हैं सबको अलग अलग कमरे में रख सकते। इवन इतना कम कमरे होते हैं कि एक को भी अलग रखना मुश्किल हो जाता है। तो जनरली ये होता है कि एक कमरे में 2 लोग रह सकते हैं, लेकिन दोनों को मास्क लगाना जरूरी है। घर में सभी को मास्क लगाना जरूरी है, और सिर्फ 2 हाथ की दूरी, कम से कम 2 हाथ की दूरी रखें और मास्क लगाएं। लगातार हाथ धोते रहें बीच बीच में, और सफाई का अच्छा ध्यान रखें, तो हम उसके कोरोना को घर में स्प्रेड होने से रोक सकते। हाँ, और ये दूसरा सवाल जो था कि हमें 15 दिन बाद टेस्ट कराना जरूर नहीं है। जरूरी नहीं है कि क्योंकि ये बीमारी जो दूसरों को स्प्रेड होती है जनरली पहले 1 हफ्ते से 10 दिन तक ही होता है। 10 दिन बाद, 10 से 15 दिन बाद तो अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव भी आता है तो जनरली वो किसी को स्प्रेड ऐसे करता नहीं है, इन्फेक्टिव नहीं होता है, डेड वायरस रहते हैं। और ज़्यादातर केसेस में रिपोर्ट निगेटिव हो जाती है 10 दिन बाद, क्योंकि अब ये हमारे बीमारी काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में है अभी, और हम लोग जो शुरुआती जिनको ज़रूरत है उनका ही टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से। इसलिए रिकवरी में जो है उनके लिए मैंडेटरी नहीं किया गया है कि आप टेस्ट कराइए। ये मैंडेटरी है कि जिस दिन से आप
आपको लक्षण शुरू हुए हैं उससे 15 दिन तक आपको होम क्वारंटाइन और आइसोलेशन में रहना है, वो कंपलसरी है, टेस्ट कंपलसरी नहीं है। को अगर कोरोना हो जाता है तो उसके लिए क्या गाइडेंस है? जैसे गाइनोकोलॉजिस्ट के पास से जो दवाइयाँ चल रही है और उसमें कोई अलग से दवाइयाँ या बाहर की दवाइयाँ लेना थोड़ा मुश्किल होता है, तो गर्भवती महिलाओं के लिए क्या गाइडेंस है अगर उन्हें कोरोना पॉजिटिव आया? बाकी सिम्टम तो नॉर्मल है, उसके लिए क्या? ये थोड़ी सी कठिन परिस्थिति है गर्भवती महिला का कोरोना पॉजिटिव आना, क्योंकि थोड़ा नॉन प्रेग्नेंट फीमेल से प्रेग्नेंट लेडी ज़्यादा वल्नरेबल है डिसीज, सीवियर डिसीज के लिए। मतलब प्रेग्नेंट लेडी में बीमारी थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, उसका जो लक्षण है ज़्यादा हो सकते हैं। सबसे ज़रूरी है उनका जल्दी से जल्दी जांच करा के कंफर्म कर लेना, दूसरा हॉस्पिटलाइज करवाना। ये दो चीज़ें जो हमेशा ध्यान रखनी है गर्भवती महिला के लिए। जैसे ही घर में किसी को लक्षण होते हैं या घर में कोई पॉजिटिव आता है, यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसका तुरंत टेस्ट करवाना है, भले से लक्षण ना हो। रिपोर्ट निगेटिव आती है तो 3-4 दिन बाद उसको फिर से रिपीट टेस्ट करवाना, भले ही उसे लक्षण ना हो, क्योंकि कई बार लक्षण हफ्ते से 15 दिन बाद भी, इन्फेक्शन के हफ्ते से 15 दिन बाद भी आ सकते हैं। तो जितने जल्दी हम उसको पकड़ लेंगे उनके केस में, उनको हम हॉस्पिटलाइज करके मॉनिटरिंग अच्छे से कर सकते हैं और परिस्थिति के हिसाब से हम अलग अलग निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के भी अपना ड्यूरेशन होता है, पहला फर्स्ट 3 मंथ, मिडिल 3 मंथ, लास्ट 3 मंथ। तो उस हिसाब से जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपस में डिस्कस करके उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम लेट स्टेज में हॉस्पिटल पहुँचेंगे तो फिर ज़्यादा ऑप्शन नहीं रह जाते। अर्ली स्टेज में कई सारे ऑप्शंस होते हैं और मरीज को सीरियस होने से रोका जा सकता है। तो सावधानी है प्रेगनेंसी में, और भी ज़्यादा सावधानी रखनी है। सर हमारे मतलब कहीं भी अगर कोई गर्भवती महिला है उसके क्या लक्षण हो या ना हो, लेकिन तुरंत हमें जो है वो अगर पॉजिटिव आता है तो हॉस्पिटलाइज कर लेना चाहिए। यस, उनको घर पे मतलब अपन नहीं होम क्वारंटाइन जो गर्भवती महिलाओं के लिए सजेशन नहीं है। हाई रिस्क ग्रुप के लिए होम आइसोलेशन नहीं है। होम आइसोलेशन केवल स्टेबल लोगों के लिए है। सीनियर सिटीजन के लिए, जिनको मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए है ना, होम आइसोलेशन अभी रिकमेंडेड नहीं है। धन्यवाद। ये इस प्रकार से जो भी चर्चा चली, गर्भवती महिलाओं को इसके लिए क्या हॉस्पिटल या गवर्नमेंट से कुछ विशेष सुविधा मिल सकती है कि उनको तुरंत ले जाए और उनका ट्रीटमेंट चालू हो जाए? जी नहीं, हमें उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम जितने जल्दी पकड़ लेंगे, हम उनको आराम से अपने हिसाब से हॉस्पिटल में एडमिट करा सकते हैं, क्योंकि अभी सभी हॉस्पिटल लगभग फुल चल रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो आपको थोड़ा समय एडमिशन में भी लगता है। आप ऐसा नहीं पॉजिटिव आए तुरंत 1 घंटे में एडमिट हो जाएगा तो नहीं, कई बार 1 दिन का टाइम लगता है, 2 दिन का टाइम लगता है। क्योंकि हमने जल्दी डिटेक्ट कर लिया है, हमने जल्दी बीमारी पकड़ ली है, तो हमारे पास अभी समय है 1 दिन 2 दिन का। और एटलीस्ट आप जो एक्सपर्ट से उनसे बात भी हो रही है, तो वो भी घर में क्या सावधानी रखना बता रहे हैं। तो ये फायदा है, यदि हम हाई रिस्क वल्नरेबल ग्रुप को बीमारी जल्दी पकड़ लेते हैं तो हमारे पास समय होता है उनको हॉस्पिटलाइज करवाने के लिए, हमारे पास समय होता है 1-2 दिन का। हम इसी बीच में जो एक्सपर्ट से हमसे बात करते रहते हैं, तो घर में भी हम उस हिसाब से मैनेज करते हुए, तो अर्ली डिटेक्शन से ये सब फायदे हैं। तो जैसे अभी हम मोस्टली बिजनेस कम्युनिटी से हैं एंड रिटेल बिजनेस में हैं, तो क्या हमें आपने जो सावधानियां बताई, मास्क और ये सारे जो गवर्नमेंट ने गाइडेंस दी हैं वो तो फॉलो कर ही रहे हैं, क्या इसके अलावा हमें प्रिकॉशनल कोई मेडिसिन लेनी चाहिए? एक तो ये क्वेश्चन। एंड सेकंड कि क्या आज हम काफी समय से काफी दिनों से इस बीच में ही है, कोरोना काल में ही, और क्या हमें इसका एंटीबॉडी टेस्ट करवा लेना चाहिए? पहला सवाल आपका मेडिसिन का प्रोफाइलिसिस का, तो मैं तो गाइडलाइंस की ही बात कर सकता हूँ जो कि एक्सपर्ट कमेटी द्वारा दी गई है, जैसे ICMR जो होता है, उन्होंने केवल जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए ही गाइडलाइंस दी हुई है।
आम पब्लिक के लिए मेडिकल कोई प्रोफाइलैक्टिक ड्रग का नहीं कहा है, क्योंकि हर उतने लोगों को मॉनिटर कर पाना, क्योंकि हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। और ये मास लेवल पे दे रहे हैं तो दवाई 0.5%, लेकिन मास लेवल पे देने का नंबर बहुत बढ़ जाता है और चूँकि उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी नहीं हो पाती है और लोगों में उसमें पैनिक भी क्रिएट होता है और उसका डायरेक्ट बेनिफिट यदि नहीं मिल रहा किसी प्रोफाइलैक्टिक ड्रग का, तो वो जनरली मास में नहीं जाता। तो आम लोगों के लिए ऐसा भी कोई भी रिकमेंडेशन किसी भी दवा का नहीं है। जो कुछ है फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए है वो भी ऑब्जर्वेशंस में दी जाती है। और जो दूसरा सवाल था आपका हाँ, जो एंटीबॉडी टेस्ट की बात हम कहते हैं कि यार हमको हो क्या होगा इन्फेक्शन, जो कि हम लोग इतना लोगों से मिलते हैं, जनरली सवाल लगता है। लेकिन हम उसको अगर एंटीबॉडी टेस्ट करने जाएंगे तो एंटीबॉडी टेस्ट प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, उसका जो डिटेक्शन रेट है बहुत कम है, क्योंकि जिन लोगों में लक्षण नहीं आते हैं, एसिम्प्टोमेटिक रह जाते हैं, उसमें जनरली एंटीबॉडी उतनी बनती नहीं है। इम्यूनिटी हो सकता है आ गई हो, कई तरीके से इम्यूनिटी आती है, बट प्रॉपर जो एंटीबॉडी बनती है, जैसे कि हम टाइफाइड टेस्ट करवाते हैं तो हमें उसमें टाइफाइड की एंटीबॉडी मिल जाती है। तो ये इसकी एंटीबॉडी इतनी इजीली डिटेक्ट नहीं हो रही कि अपन कहें कि आपका एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो आपको इन्फेक्शन हुआ था और आपका निगेटिव इसका मतलब आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसको इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद उसका एंटीबॉडी निगेटिव आ सकता है, क्योंकि उसका लेवल बहुत कम होता है तो कई बार डिटेक्ट नहीं कर पाता है टेस्ट, इसलिए वो करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है नहीं। पर आजकल एक बात दे रही है, जो BS में जो आजकल प्लाज्मा थेरेपी का नाम सुनाई दे रहा है, पेपर में भी आ रहा है, व्हाट्सएप मैसेज वगैरह में आ रहा है, तो सर ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी भी छत्तीसगढ़ इफेक्टिव है कि नहीं है, या थोड़ा सा इस प्रकाश देंगे ये बताइए। जी, प्लाज्मा थेरेपी जो है एक एड-ऑन थेरेपी है, अभी तक पिछले 1-2 महीने में लोग यूज़ कर रहे हैं। सीरियस कोरोना के जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट होते हैं जिनका ऑक्सीजन इम्प्रूव नहीं कर रहा होता है, ट्रीटमेंट से जिनको सुधार नहीं आ रहा होता है, लेकिन ये डेफिनेट थेरेपी नहीं है, इसका रोल अभी प्रमाणित नहीं है, तो इनको ऑफ लेवल ड्रग्स कहा जाता है। मतलब ये है कि हमारे पास और कुछ ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, इसलिए हम मरीजों को उनके रिलेटिव से बात करके उस प्लाज्मा थेरेपी से होने वाले नुकसान के बारे में उनको अवगत करा के, उसके खर्च के बारे में अवगत करा के एक एड-ऑन थेरेपी के रूप में डिस्कस करके देते हैं, बट बहुत ही सिलेक्टेड लोगों में ये किया जाता है। सर, जैसे किसी को कोरोना हो गया, उनको न्यूमोनिया ज़्यादा है, जैसे बहुत सारी हॉस्पिटलों में होता है कि भाई आपको इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा, तो उस इंजेक्शन का काम क्या रहता है और उसका प्रभाव कितनी देर में बॉडी पे आता है और उसकी मिनिमम प्राइस क्या हो सकती है? अभी किसी को पॉजिटिव हो गया है और उसका ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो फिर उसमें एंटीवायरल थेरेपी का रोल है। जो इंजेक्शन आप जिसे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, उसका रोल है। वो जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने उसका ट्रीटमेंट किया हुआ है कि इस डोज में इन लोगों को ये एंटीवायरल थेरेपी इंजेक्शन देना है। तो वो एक्चुअली में क्लिनिकल डिसीजन है डॉक्टर्स का, जो आपको ट्रीट कर रहे हैं वो आपको उस बारे में बताएंगे। और प्राइस का तो उसका करीब 100 मिलीग्राम का वायर आता है, इसकी कीमत करीब 4-5 हज़ार रुपये होती है। सर, रेस्पिरेटर मशीन जो है उसका उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। रेस्पिरेटर एक प्रकार से डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज ही है, जैसे हम लोग प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं। और जिनको चेस्ट का प्रॉब्लम, कफ का प्रॉब्लम होता है, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम होता है, उनमें रेस्पिरेटर और भी अच्छे से कफ क्लियर करने में काम आता है। पर्टिकुलर कोरोना की बात करें तो जनरली कोरोना मतलब उस पीरियड में जैसे निमोनिया हुआ है तो उससे थोड़ा कवर करने में हेल्प करता है रेस्पिरेटर, लेकिन उसमें बचाव, रेस्पिरेटर का रोल बचाव में तो ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेटर करने से आप कोरोना से बच सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, रिकवरी में
सर जैसे किसी को बुखार आता है और वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, अपने को अलग कर लेते हैं, तो उनको प्राथमिक रूप से क्या उनकी डेली रूटीन होनी चाहिए और प्राथमिक तौर पे उन्हें क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए? रूटीन तो एकदम बढ़िया होना चाहिए, हेल्दी लाइफ होनी चाहिए। आइसोलेट रहना है, सेपरेट रहना है, अपने आप को कमरे में रखना है, लेकिन एकदम बढ़िया रहना है। योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, नॉर्मल डाइट लेना है, अपना जो जिस चीज़ में इसको इंटरेस्ट है वो चीज़ एक्टिविटी करनी है, अपने आप को बिजी भी रखना है और नेगेटिव थॉट्स नहीं लेने हैं। खूब सारे व्हाट्सएप मैसेज करना, ये मरीज सीरियस हो गया था, वो सीरियस हो गया था, उसने ये किया, उसने वो किया, इतना करने का पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे अच्छा है कि मेंटली फिजिकली हेल्दी रहना है, नॉर्मल एक्टिविटी करना है, कोई एकदम से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। जो उसका रूटीन था, नॉर्मल था, जैसा वो योगा, जैसा वो एक्सरसाइज पहले करता था, उसको कंटिन्यू करना है। कुछ दवाइयाँ जनरली जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको सरकार किट के रूप में दे रही है, जैसे विटामिन सी है, जिंक है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की टैबलेट भी है उसमें, या किसी में आइवरमेक्टिन की भी टैबलेट है, डॉक्सीसाइक्लिन है। तो ये जो कुछ ड्रग्स हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं और कई बार उनके घर के कॉन्टेक्ट्स लोगों को भी सरकार किट बना के वो मेडिसिन दे रही है। तो जो स्टैंडर्ड मेडिसिन है बाय गवर्नमेंट और बाय प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर दे रहे हैं, उस हिसाब से वो यूज़ कर सकते हैं। सर अपन जो मास्क यूज करते हैं वो अपन कितने दिन तक यूज कर सकते हैं? अगर अपन वॉश करते हैं किस तरह से वॉश करना चाहिए? क्या क्या N95 जो यूज करते हैं मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन यूज करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वॉश करें तो कैसे? एक मास्क को आप 8 से 10 घंटे ही यूज़ कर सकते हैं, 95 की बात कर रहा हूँ। कपड़े का मास्क आप वॉश करके रीयूज कर सकते हैं, 95 को वॉश नहीं कर सकते। बाकी प्रोटेक्टिव तो सभी कपड़े का क्लॉथ मास्क है वो भी इफेक्टिव है। और यदि आप हाई डेंसिटी एरिया में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। सर हमारी नॉलेज में अभी कितने जन हैं, मैं खुद मेडिकल लाइन से हूँ, बिना डॉक्टर के कंसल्ट के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या आइवरमेक्टिन या एजिथ्रोमाइसिन या रेमडेसिविर जो अभी नई मेडिसिन आई है, वो अपने सेल्फ एनालिसिस करके वो ले रहे हैं। ये कितना सही है? जो आपने नाम लिए अभी, जैसे आइवरमेक्टिन हुआ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हुआ, एजिथ्रोमाइसिन हुआ, डॉक्सीसाइक्लिन हुआ, ये तो काफ़ी समय से ओवर द काउंटर मेडिसिन है, आपको पर्चे की जरूरत नहीं होती है ये मेडिसिन के लिए। जनरली ऐसे ही ओवर द काउंटर मिलती रही है। अब चूँकि इतना पैनिक क्रिएट है तो लोग ले रहे हैं उसे। रही बात सेफ्टी की, तो चूँकि कॉम्प्लिकेशन रेट कम है, लेकिन जब मास लेवल पे कोई चीज़ यूज होती है तो कॉम्प्लिकेशन के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। तो और किसे यूज करना है ये भी बात है। यदि वो कॉन्टेक्ट में नहीं आया है, अननेसेसरी से यूज हुआ, तो मेडिसिन उसके लिए वेस्ट है ना। यदि वो किसी के कॉन्टेक्ट में नहीं था, सिम्टम्स नहीं है, जस्ट इसलिए ले रहा है कि सब लोग ले रहे हैं, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है। अभी सबसे ज़्यादा चलन में आइवरमेक्टिन पैड मिलीग्राम है और दूसरा आपका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो ये ज़्यादा मात्रा में लेने से कोई इसके दुष्प्रभाव? जी जी, बिल्कुल मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं और आइवरमेक्टिन का भी अपना डोज होता है और बीमार मरीज के लिए अलग होता है, प्रोफाइलेक्सिस के लिए अलग होता है। तो साइड इफेक्ट्स तो इनके हैं दोनों ही के, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के भी कार्डियक साइड इफेक्ट हो सकते हैं और आइवरमेक्टिन के भी हो सकते हैं। तो ऐसे बिना डॉक्टरी सलाह के ज़्यादा मात्रा में दवाई लेना ठीक नहीं है। सर कोरोना पॉजिटिव को दोबारा पॉजिटिव होने के कितने चांसेस हैं? अभी तो चांस काफ़ी कम है सर। इंडिया में भी बहुत गिने चुने, मतलब बहुत ही कम केसेस हैं। हालांकि स्पोरेडिक केसेस जो ऑल ओवर वर्ल्ड मिल रहे हैं, उस हिसाब से इस बात की संभावना बताई जा रही है कि
री इन्फेक्शन हो सकता है, बट अभी इसमें कोई डेफिनेट सहमति नहीं बनी, कॉन्सेंसस नहीं बनी। तो री इन्फेक्शन के बारे में भी बात करना बहुत जल्दी हो जाएगा, अभी हमें 2-3 महीने और इंतजार करना होगा। इसमें सर एक इन मेडिसिन के साथ में अभी जो सबसे रनिंग है विटामिन सी, चीवोबेल्टेट 500 मिलीग्राम या जिंक 50 मिलीग्राम, ये बिना डॉक्टर की सलाह के ले सकते हैं? कुछ दिनों में ले सकते हैं, 5 से 10 दिनों तक, बट लंबे समय तक यूज करना ठीक नहीं है। सर अब सवालों की परिणति पूरी हो गई। अब एक जैसे हमारे समाज में अभी कोरोना की चेन इतनी जुड़ चुकी है कि वो टूट नहीं रही। जैसे अब पिछली 15 अगस्त की बात करें, 15 अगस्त को हमारे समाज में 1 या 2 केस थे। 15 अगस्त के बाद आज 13 सितंबर को जा रहे हैं तो लगभग 150 केसेस हो गए हैं, उसमें 3-4 मौतें भी हो गई हैं और मेरे ख्याल से 20-25 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं। तो इस चैन को हम कैसे तोड़े कि ये जो हो रहा है कोरोना को रोकने के लिए कैसे तोड़े, कि ऐसा कुछ क्या करें कि ये चैन रुके? सर वही बेसिक 3 चीजें हैं, आपको गैदरिंग अवॉइड करनी है, डिस्टेंस मेंटेन करना है सभी से, है ना, घर पे भी बाहर भी, मास्क लगाना है और प्रॉपर हैंड सैनिटाइजिंग, हाथ साफ रखना है, खासकर चेहरे पे हाथ लगाते वक्त, मास्क को छूते वक्त आपके हाथ साफ होने चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें। हम बेसिक चीज़ों पे रहेंगे, उन चीज़ों को 24 घंटे दिमाग में रखेंगे तो ये चैन टूट जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम एक को पकड़ेंगे, एक को छोड़ेंगे, हम मास्क लगा रहे हैं लेकिन ठीक से नहीं लगा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं लेकिन पास में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, या मास्क लगा रहे हैं लेकिन उसे गंदे हाथों से बार बार छू रहे हैं, या एक ही मास्क को लंबे समय तक यूज कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों से वो चैन नहीं मिलेगी। आपको सारी चीज़ों का, तीनों चीज़ों का पूरी तरीके से पालन करना होगा, तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो ऐसा ये जैसा आपको जो भी प्रिकॉशन बताया, 2-3 सावधानियां, वो सावधानियों को 8 दिन, 10 दिन या 15 दिन कंटिन्यू एक ऐसा अभियान टाइप का चलाएं कि वो चैन टूट जाए। ऐसा कितने दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन? सर इस बात पर हम पिछले 3 महीने से हम लोग फोकस कर रहे हैं, सभी लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं, लोगों को पता है लेकिन उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रहे। और क्योंकि एक बार इन्फेक्शन एक घर में पहुंचा तो वो तेजी से सबको अपने उसमें ले लेता है, क्योंकि खास तौर से वो जो उसका कण है वो पूरे घर में फैलते रहते हैं और वो हाथ के माध्यम से दूसरे मेंबर्स को जाते रहते हैं। तो चीज़ें कहने के लिए आसान है, मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके लिए हर इंसान को जानने से ज़्यादा समझना पड़ेगा, सिर्फ नॉलेज होने से नहीं होगा, उसको उतने स्ट्रिक्टली उसको फॉलो भी करना है। तो वो अपने घर को बचा सकता है और धीरे धीरे अपने समाज को बचा सकता है। जैसे कि सर कोई कोरोना पॉजिटिव हॉस्पिटल से वापस घर आता है नेगेटिव होके, तो उनको घर में अगले कितने दिन तक और रेस्ट करना जरूरी है कि वो अपनी वापस दिनचर्या में कितने दिन बाद आ सकते हैं? कम से कम 10 दिन तो उसे अलग ही रहना है, क्योंकि जब वो बीमार हुआ था तो 4-5 दिन और हॉस्पिटल में 4-5 दिन, ऐसे टोटल उसको 8-10 दिन हो चुके होते हैं। और इन्फेक्शन ट्रांसमिट, दूसरे को इन्फेक्शन देने करीब 15 दिन तक कोई भी मरीज दूसरे को इन्फेक्शन दे सकता है। तो आपके ये 8-10 दिन और अगले 10 दिन, टोटल 15-18-20 दिन, इस तरीके से हमें उनको अलग रखना है। तो जो भी पॉजिटिव आता है, चाहे वो अस्पताल में भर्ती हुआ हो ना हुआ हो, 15 से 20 दिन से अपने आप को बाकी लोगों से अलग रखना है। अब सर से अंतिम यही पूछ रहे कि पाटीदार समाज के लिए कोई मैसेज? पाटीदार समाज के लिए भी सभी लोगों के लिए वही 3 बेसिक चीज़ों का ध्यान रखिए। महीने 2 महीने की बात है, अभी चूँकि सब चीज़ ओपन हो गई है, आगे त्योहारों का भी समय आने वाला है, तो सावधानी तो अभी अगले 2 महीने बहुत रखनी है। धन्यवाद। आज आपने अपना अमूल्य समय देकर हमारी पाटीदार समाज एवं आज इस
पाटीदार दर्शन चैनल द्वारा पूरे रायपुर में आज का यह प्रसारण लाइव जा रहा है। आपके माध्यम से पूरे रायपुर वासियों को एक अच्छा मार्गदर्शन मिला कोरोना के लिए। इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद।